सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम फ्रांस की क्रांति के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति मात्र एक राष्ट्रीय घटना नहीं थी, अपितु इसके सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के नारों से संपूर्ण यूरोप गूंज उठा। इसीलिए यह कहा जाता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आंदोलन था, जिसके उदय होने से फ्रांस यूरोपीय इतिहास का केंद्र बन गया। फ्रांस की क्रांति वस्तुतः फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में व्याप्त विविध विकृतियों, विसंगतियों एवं बुनियादी दोषों के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिक्रिया थी। अतः फ्रांस की क्रांति ने मुख्य रूप से फ्रांस के जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित किया। यह क्रांति पुरातन शासन व्यवस्था, असमानता पर आधारित फ्रांसीसी समाज, विलासितापूर्ण पादरी वर्ग तथा आर्थिक दिवालियापन के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन था, जिसने बूर्बो वंश के कुशासन का अंत कर दिया तथा फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का मार्ग खोल दिया। तो आगे हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणामों के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम हुआ फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति का, वह है स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश बूर्बो राजतंत्र का अंत। यह क्रांति फ्रांस के स्वेच्छाचारी, निरंकुश एवं भ्रष्ट शासन तंत्र को पूर्णतया हिलाकर रख देने की दृष्टि से सफल रही, जो पूर्णतया केंद्रीकृत, अमर्यादित, भ्रष्ट और अत्यधिक अपव्यय करने वाली एक शासन व्यवस्था थी, जहां पर चर्च, सामंत या अन्य वर्ग ऐसा नहीं था जो राजा की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता। प्रांतों का प्रशासन भी अमर्यादित था। प्रशासन की दृष्टि से सारा फ्रांस 34 इंटेंडेंसीज या जनरलिटीज में विभक्त था, जिनके प्रशासक सम्राट द्वारा नियुक्त इंटेंडेंट कहलाते थे। फ्रांस के ये इंटेंडेंट प्रांतों के संदर्भ में एक प्रकार से फ्रांस के राजा थे, जो प्रशासनिक अत्याचारों एवं अनियमितताओं के कारण फ्रांसीसी जनता द्वारा घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। फ्रांस की क्रांति ने बूर्बो राजतंत्र को इन इंटेंडेंटों के जड़ से उखाड़ फेंका। सम्राट के साथ ही इनके अमर्यादित व्यवहार का भी अंत हो गया। 1791 ईस्वी के संविधान के अनुसार लोगों की इच्छा व परमात्मा की कृपा से फ्रांस के सम्राट को फ्रांसीसी लोगों का शासक घोषित किया गया। तत्पश्चात फ्रांस के किसी भी राजा ने देवीय अधिकारों का ढिंढोरा आने वाले समय में कभी नहीं पीटा। आगे हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था पर प्रभावों की, जिसमें सबसे पहला है विशेषाधिकार वर्ग की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की उस सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया जो असमानताओं, विषमताओं तथा विशेषाधिकारों एवं रियायतों पर आधारित था। जिस समाज में एक वर्ग अत्यधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था, तो दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग था जो उपेक्षा और गरीबी का जीवन बिताता था। क्रांति ने इन सामाजिक विषमताओं की जड़ पर प्रहार किया और अब समाज नए तरीके से गठित होने के लिए तैयार था, क्योंकि इस क्रांति के मूल सिद्धांत भी यही थे कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, इन 3 चीज़ों पर आधारित यह क्रांति थी, जो बूर्बो राजतंत्र से स्वतंत्रता चाहती थी
समानता चाहती थी। गरीबी अमीरी का या किसी भी और भी तरीके से जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ समानता चाहती थी, तथा बंधुत्व का नारा, वह इसके मुख्य सिद्धांत थे इस क्रांति के। दूसरा है इसमें सामंत वर्ग के महत्व की समाप्ति। पूर्व फ्रांस में सामंती वर्ग प्रभावी था। क्रांति से पूर्व सामंत वर्ग का अत्यधिक प्रभाव था। यह समाज का दूसरा सबसे समृद्ध वर्ग था, जिसके पास सुख समृद्धि के प्रचुर साधन थे। और अनेक विशेष अधिकार व सुविधाएं भी इस वर्ग के पास थी। शासन, सेना व चर्च के उच्चतम पद इन्हीं के हाथों में थे। वे प्रत्यक्ष कर से मुक्त थे। किसानों से उन्हें अनेक प्रकार के कर, शुल्क व बेगार मिलती थी। समाज में ये अपनी अयोग्यता, अकर्मण्यता एवं उदासीनता के कारण बदनाम थे। क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने सामंत वर्ग के कुछ सदस्यों को बहुत क्षति पहुंचाई। कुछ सामंत क्रांतिकारियों के हाथों दुर्दशा के शिकार बने और कुछ काल के ग्रास। कुछ सामंत प्राण रक्षा के लिए फ्रांस छोड़कर विदेशों में भाग गए। जनसाधारण ने सामंतशाही के शोषण से राहत की सांस ली। तो इस क्रांति के बाद में सामंत वर्ग का महत्व पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था, जो कि दूसरा सबसे समृद्ध वर्ग था। तीसरा है मध्यम एवं निम्न वर्ग की दशा में सुधार। यह वर्ग विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित था। मध्यम वर्ग में व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, शिक्षक, चिकित्सक, वकील इत्यादि आते थे। योग्यताओं के बावजूद उच्च पदों के द्वार इनके लिए बंद थे। अपमान से इन्हें कई बार पीड़ित होना पड़ता। अतः इसी बुर्जुआ वर्ग का क्रांति में सर्वाधिक हाथ रहा, क्योंकि सबसे अधिक परेशान यही एक वर्ग था। क्रांति के पश्चात इस वर्ग को काफी राहत मिली। सामंतों के अनावश्यक बंधनों से इन्हें मुक्ति मिल गई। व्यापार व्यवसाय पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। साथ ही उच्च पदों पर पहुंचने की राह भी क्रांति के बाद में खुल चुकी थी। क्रांति के पश्चात भूमिहीन किसानों एवं कृषिदासों की स्थिति सुधरी व राज्य द्वारा इन्हें जीविकोपार्जन हेतु भूमि भी दी गई। अनेक अनावश्यक करों को समाप्त किया गया व करों में असमानता आने से इस वर्ग ने राहत की सांस ली। किसानों को बेगार से भी मुक्ति मिली। तो इस प्रकार से क्रांति के पश्चात मध्यम एवं निम्न वर्ग की दशा में काफी सुधार हुआ। अगला जो परिणाम है वह है चर्च की सर्वोच्च स्थिति में गिरावट। क्योंकि क्रांति से पूर्व चर्च जो है सब कुछ था, सारे अधिकार चर्च के पास निहित थे। इस क्रांति ने फ्रांस को चर्च की प्रभुसत्ता, निरंकुशता, भ्रष्टाचार आदि से भी मुक्ति दिलाई। क्रांति ने चर्च की विशिष्ट स्थिति को समाप्त कर दिया। राज्य द्वारा चर्च की भूमि तथा संपत्ति अधिग्रहित कर चर्च को मर्यादित जीवन जीने, व्यतीत करने एवं अपने कर्तव्य पालन के प्रति सचेष्ट होने को विवश कर दिया। फ्रांस में उच्च पादरियों का प्रभाव बहुत कम हो गया। अनेक तो यहाँ से देश छोड़कर भाग निकले और जो रह गए उन्हें राज्य व संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ी। इस प्रकार से अब चर्च राज्य के अधीन हो चुका था। अगला जो परिणाम है वो है आर्थिक प्रभाव। क्रांतिकारी फ्रांस की आर्थिक दशा अत्यंत जर्जर, जटिल एवं बोझिल थी। इस समय अधिकांश किसानों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता था। नमक भी अत्यधिक महंगा था और जहाँ तक सरकार का प्रश्न था वह आर्थिक बोझ एवं ऋणों से दबी हुई थी।
कर संग्रह की पद्धति अत्यंत व्यय करने वाली, भ्रष्ट एवं असंतोषजनक थी। क्रांति ने फ्रांस के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। प्रवासी जमींदारों को जमीनें सरकार द्वारा अधिग्रहित करके जरूरतमंद किसानों को सस्ते दामों पर बेच दी गई। चर्च की संपत्ति पर अधिकार करके सरकार ने जनसाधारण में उसका आवंटन कर दिया। असंख्य चुंगी चौकियों को समाप्त कर दी गई, जो व्यापार के विकास में अवरोधक बनी हुई थी। इस प्रकार क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में अत्यधिक आर्थिक परिवर्तन, महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन परिलक्षित होने लगे थे। अगला जो परिणाम है वह है प्रशासनिक, संवैधानिक एवं न्यायिक सुधार। फ्रांस की पुरातन शासन व्यवस्था जीर्ण शीर्ण एवं दोषपूर्ण हो गई थी, जिसका क्रांति के पश्चात पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय संविधान सभा ने प्रशासन में एक रूपता लाने के लिए कई प्रयास किए। संपूर्ण फ्रांस को 83 विभागों या डिपार्टमेंट्स में विभक्त किया गया। पुराने इंटेंडेंट्स को भंग करके उन्हें 374 जिलों में विभक्त किया गया और इन जिलों को भी अन्य सब डिवीजन में या कम्यूनों में बांट दिया गया तथा इन कम्यूनों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। 1795 ईस्वी में क्रांति के पश्चात एक नवीन संविधान द्वारा फ्रांस में प्रथम गणतंत्र की स्थापना की गई। प्रशासनिक एवं संवैधानिक सुधारों के साथ साथ न्यायिक सुधार भी किए गए। क्रांति ने प्रचलित भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था का अंत कर दिया और संपूर्ण फ्रांस के लिए एक रूप न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया गया। कानूनों का सुव्यवस्थित संग्रह नेपोलियन की मुख्य देन रही। आगे हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था क्रांति का, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का, वह है मानव अधिकारों की घोषणा। क्रांतिकारियों ने क्रांति के सफलता के उपरांत मनुष्य के नैसर्गिक एवं पवित्र अधिकारों की घोषणा करना अनिवार्य माना, ताकि शासन तंत्र के सूत्रधार अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सावधान रह सकें, सचेत रह सकें। अतः 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव अधिकारों की घोषणा के प्रारूप में कुल 17 अनुच्छेद थे। इनमें कहा गया था कि मनुष्य स्वतंत्र व समान है, जनता ही प्रभु है, कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है और इनके निर्माण हेतु जनता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है और अधिकारीगण उसी सत्ता का भोग कर सकते हैं जो कानून द्वारा निश्चित रूप से उन्हें दे दी जाती है। इस घोषणा पत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण एवं विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। सारांश में यह घोषणा स्वतंत्रता, समानता व जनता के प्रभुत्व की घोषणा थी, जो सर्वकालिक मानी गई। यह घोषणा पुरातन व्यवस्था की मृत्यु का प्रमाण पत्र थी और फ्रांस के लिए एक नवीन जीवन की आशा थी। यह घोषणा पत्र बाद के वर्षों में उदारता का चार्टर बन गया। जब कभी किसी देश के लोग मानव अधिकारों की चर्चा करते हैं तो उन्हें फ्रांस की इस घोषणा का स्मरण हो आता है। तो इस प्रकार से क्रांति के पश्चात 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव अधिकारों की घोषणा की गई और मानव को जो उनके व्यक्तिगत अधिकार हैं वो इन मानव अधिकारों की घोषणा के माध्यम से जनता के बीच में न्याय प्रदान करने के लिए यह सब की घोषणा की गई। अगला है इसका क्रांति के कुप्रभाव। जहां क्रांति के अनेक लाभदायक सफल परिणाम परिलक्षित हुए,
वहीं दूसरी ओर क्रांति के कतिपय दुष्परिणाम भी सामने आए। क्रांति के कुप्रभावों को आधार बनाकर कुछ इतिहासकारों ने इसे प्रतिक्रियावादी, प्रजातंत्र विरोधी, अप्रगतिशील आदि कहकर इसकी आलोचना की है। क्रांति के कुप्रभाव कुछ इस प्रकार से रहे, जैसे कि क्रांति के दौरान फ्रांस में जनसाधारण को अनेक कष्ट एवं परेशानियां झेलनी पड़ी। असंख्य लोग मौत की नींद सुला दिए गए। रक्तपात की क्रांति इस क्रांति का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा। आतंक राज्य के दौरान असंख्य निरपराध लोगों को जो है जेलों में बंद किया गया। लंबे समय तक फ्रांस की अशांति, अराजकता और अव्यवस्था से यह पूरी तरीके से ग्रसित रहा। विदेशी प्रतिक्रियावादी राज्यों द्वारा फ्रांस की क्रांति का अंत करने के लिए युद्ध छेड़ दिए गए। ये कुल लगभग 23 वर्षों तक चलते रहे। इनसे फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से इस क्रांति के कुछ अच्छे प्रभावों के साथ साथ जो है कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। तो आज हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से फ्रांस की क्रांति के परिणामों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।